Hello students, let's start with concept 4 of mole concept. The name of the topic is stoichiometry. इस टॉपिक में हम लोग बैलेंसिंग एंड लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे. बैलेंसिंग जो कि आपको पहले काफ़ी आती है, उसके डिटेल्स में हम लोग जाएंगे कि बैलेंसिंग का लॉजिक क्या है. ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन. तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन लिखा है क्योंकि रिएक्शंस एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होती हैं. तो उन रिएक्शंस के लिए हमारा जो लॉजिक है ये नहीं लगेगा. केमिकल रिएक्शंस में एक प्रिंसिपल जो कि वैलिड है, दैट इज POAC. इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा. POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का मतलब ये है दैट इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स रिमेन कंजर्व्ड. दैट मींस रिएक्शन के पहले अगर कार्बन के 10 एटम्स आपको दिखे थे तो रिएक्शन के बाद भी आपको 10 कार्बन एटम्स दिखेंगे. हाँ, ये बात और है कि पहले कार्बन, इट माइट बी द केस दैट कार्बन वाज फर्स्ट अटैच्ड टू हाइड्रोजन्स, देन नाउ इट इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन. दिस इज अ पॉसिबिलिटी, बट कार्बन तो कार्बन ही रहेगा, उसके अटैचमेंट्स माइट चेंज. तो जैसे हम मीथेन का कंबस्टन करें तो CH4 इज मीथेन. हम लोग सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर CH4 का कंबस्टन करें तो हमें दो कंपाउंड्स मिलेंगे, CO2 और H2O. तो यहाँ पे कार्बन पहले हाइड्रोजन से अटैच था, नाउ कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है. सो द अटैचमेंट्स ऑफ कार्बन हैज चेंज्ड. अटैचमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो चेंज्ड. यहाँ पे पहले हाइड्रोजन कार्बन से अटैच था, यहाँ पे अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है. वहाँ पे ऑक्सीजन पहले दूसरा ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम आपस में अटैच थे, नाउ वो ऑक्सीजन एटम एक कार्बन से और एक हाइड्रोजन से अटैच्ड. तो attachments of every atom might change, but the number of atoms present in the total system will not change. तो अगर आपने कंटेनर लिया और आपने उसमें 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाल दिए, ठीक है, 10 मोल्स का मतलब 120 ग्राम्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन का इंडिविजुअली वेट 120 ही रहेगा. कार्बन might form different compounds, carbon might have attachments with different elements, but the carbon will remain as carbon. This is called as principle of atomic conservation, that in a reaction carbon's identity remains fixed. That means कि रिएक्शन से पहले अगर मैं किसी चीज़ को कार्बन बोल रहा हूँ तो रिएक्शन के बाद भी मैं उस चीज़ को कार्बन ही बोल रहा हूँ. कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज. देयर माइट बी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज, there might be bond formations, but carbon still remains as carbon. So this is the basic point that we need to emphasize. Principle of atomic conservation. रिएक्शन से पहले जितने कार्बन इधर थे उतने कार्बन उधर दिखने चाहिए, जितने ऑक्सीजन इधर थे उतने ऑक्सीजन उधर भी दिखने चाहिए. इस चीज़ को लेके अब हम लोग बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल बैलेंसिंग, दैट इज H2 plus O2 गिविंग यू H2O. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल बैलेंसिंग है. तो इसको बैलेंस हम कैसे करते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं. इधर मुझे दो हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं, उधर भी मुझे दो हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन के एटम्स सेम अमाउंट में है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस. ऑक्सीजन के इधर दो एटम्स दिख रहे हैं, O2, और उधर मुझे एक ही दिख रहा है. तो उस एक को दो बनाने के लिए मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, बट इस 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ऑक्सीजन तो दोनों तरफ सेम हो गए, बट हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 2 into 2 दैट इज 4. और उस 4 को ठीक करने के लिए फिर मैंने यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो 2 into 2 4 यहाँ भी हो गए. सो नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन. तो इस रिएक्शन में हमने पहले हाइड्रोजन को देखा कि बैलेंस था, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उधर 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर उस मल्टीप्लिकेशन की वजह से हाइड्रोजन
में जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, उस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पर इसको हम एक और तरीके से बैलेंस कर सकते थे कि हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन मैंने देखा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो क्यों ना मैं इस 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 1/2 ऑफ O2 विल बिकम 1O, तो इस तरफ भी एक हो गया, उस तरफ भी एक हो गया, तो दोनों रिएक्शन सिमिलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट ये जो 1/2, 3/2, 3/4 ये सब जो नंबर्स हैं ये देखने में थोड़े अच्छे नहीं लगते, तो इस 1/2 को अच्छा दिखाने के लिए मैं इस पूरी रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई दिस होल रिएक्शन विद 2, सो अल्टीमेटली दिस विल बिकम 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो ये वही रिएक्शन बन गई जो ऊपर थी, ठीक है। तो बैलेंसिंग अब कैसे भी करिए, दैट इज नॉट एन इशू, बैलेंसिंग हमेशा हो जाएगी, ठीक है। फिर अब हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इस चीज की, इस रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे होगी। सबसे पहले कार्बन को देखते हैं, कार्बन एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। Now let's see hydrogen. Hydrogen here is 4, here is only 2. तो इस 2 को 4 में कन्वर्ट करने का तरीका 2 से मल्टीप्लाई किया। Now carbon and hydrogen both are balanced. Now comes the turn of oxygen. Oxygen is 2 here and 2 here. So 2 plus 2 that is 4. तो total 4 oxygens are there. उस 4 को बैलेंस करने के लिए let's put a 2 over here. ठीक है, तो कार्बन बैलेंस था, हाइड्रोजन मैंने बैलेंस किया, उसके बाद ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड पे केम आउट टू बी 4। उस 4 को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। दिस इज प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया। इन दोनों को बैलेंस करने का तरीका, लेट्स सी, नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे एक ही है, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। नाउ 2 into 3 6 हाइड्रोजन्स हो गए, हाइड्रोजन्स को बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पे लगा दिया, तो ये भी एक बैलेंसिंग हो गई। अब हम थोड़ी मुश्किल बैलेंसिंग पे चलते हैं। ये मीथेन था, दिस वाज अ नॉर्मल एल्केन। अभी हम एक जनरल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स टेक हाइड्रोकार्बन CXHY. Let's do the proper combustion of this compound. CXHY plus O2 gives you CO2 and H2O. So now let's do the balancing of this particular reaction. Carbon here is X, वहाँ पे कार्बन को भी X ही होना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे X लगा दिया, तो कार्बन के एटम्स बैलेंस हो गए दोनों तरफ। आफ्टर दैट हाइड्रोजन हियर इज Y, और मुझे वहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, तो मैं इस Y को उधर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Y/2 लगा दूंगा, तो ये बैलेंसिंग हो गई। Y/2 into 2 will give you ultimately Y, तो यहाँ भी Y हाइड्रोजन है और वहाँ भी Y हाइड्रोजन। After that came the turn of oxygen. Now we have to be very careful regarding this. Oxygen के total atoms right hand side पे कितने हैं? Here is 2x and here is Y/2. So total oxygen atoms over here 2x plus Y/2. So let's suppose यहाँ पे जो number है that is z. So we need to find the value of z in terms of x and y obviously. तो पहली गलती जो बच्चे कर देते हैं वो लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि इस तरफ ऑक्सीजन के एटम्स 2x plus y/2 है, तो z की वैल्यू भी 2x plus y/2 होगी, पर ये गलत है। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑक्सीजन है उसके कितने एटम्स हैं, तो एक्चुअली वो z नहीं है, वो है 2z। तो अब बस आपको ये ध्यान देना था 2z शुड बी इक्वल टू 2x plus y/2। तो इससे मुझे क्या रिजल्ट निकला, दैट z इज इक्वल टू x प्लस y/4। तो z की वैल्यू इतनी आ गई, तो आप z की वैल्यू को यहाँ पे डाल सकते हो, तो यू विल गेट अ प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो x और y की कुछ भी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी गई हो, ये एक तरीका है जिससे आप किसी भी तरीके की बैलेंसिंग कर सकते हो। तो और डिटेल्ड बैलेंसिंग आगे हम रिडॉक्स टाइट्रेशंस, रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, और हम 2-3 मेथड्स पढ़ेंगे। फिलहाल दिस मेथड इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने क्या किया,
हमने बस ये देखा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो भी अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा, उतना ही अमाउंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको राइट हैंड साइड पे दिखना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे इतना, तो राइट हैंड साइड में भी उतना। कार्बन पहले बैलेंस किया, फिर दूसरे नंबर पे आपको जो भी लॉजिकली सही लगता है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। बट हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो एलिमेंट्स मल्टीपल कंपाउंड्स में मुझे दिख रहे हैं उसको मैं बाद में बैलेंस करूँ। जैसे यहाँ पे पहले मैंने कार्बन को बैलेंस किया, बिकॉज कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है और कार्बन राइट हैंड साइड में सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है। फिर मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, मैं चाहता तो मैं ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर सकता था, बट उस केस में प्रॉब्लम क्या होती कि ऑक्सीजन यहाँ पे तो सिर्फ एक जगह पे दिख रहा है, पर ऑक्सीजन वहाँ पे दो दो जगह पे दिख रहा है, तो दो चीज़ों को बैलेंस करना ज़्यादा मुश्किल है रादर देन एक चीज़ को बैलेंस करना। तो इसलिए हमने हाइड्रोजन को चूज़ किया। हाइड्रोजन यहाँ पे था, वहाँ पे भी हाइड्रोजन एक ही जगह पे है, तो मेरे लिए हाइड्रोजन को बैलेंस करना वाज क्वाइट इजी। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए, उसके बाद ऑक्सीजन का टर्न आया। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए हमने बस ये ध्यान दिया कि ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट वो Z है, तो Z इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2Z इज द नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर राइट हैंड साइड पे एटम्स है 2x + y/2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एटम्स ही लेने, मॉलिक्यूल्स नहीं लेने, सो दैट इज 2Z। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। Okay, now let's start with the next topic of this concept, that is limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट का पहले तो डेफिनेशन हम लोग ध्यान से समझते हैं। लिमिटिंग का मतलब होता है जो चीज़ रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाए। तो लेट्स सपोज हम लोग एक रैंडम रिएक्शन एज्यूम करते हैं, A + B gives C + D। मैंने कंटेनर लिया, उसमें मैंने अपनी मर्जी से A और B दोनों के कुछ कुछ मोल्स डाल दिए। तो लेट्स सपोज X मोल्स ऑफ A एंड Y मोल्स ऑफ B मैंने डाल दिए A और B के। नाउ A और B की आपस में रिएक्शन शुरू हो गई, और जब रिएक्शन शुरू हो गई है तो धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी, वैसे वैसे A और B का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और A और B का अमाउंट कम होगा, साइमल्टेनियसली C और D का अमाउंट बढ़ेगा। बट नाउ लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन जहाँ पे क्या हुआ, A और B का अमाउंट धीरे धीरे घट रहा है, बट सडनली क्या हुआ, A और B में से कोई एक खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा इसलिए पॉसिबल है बिकॉज शुरू में जब मैंने A और B की अमाउंट्स ली थी तो मैंने सेम तो नहीं ली थी। लेट्स सपोज मैंने A के 10 मोल लिए और B के 2 ही मोल्स लिए। ठीक है, तो A और B की रिएक्शन तब तक ही पॉसिबल है जब तक A और B दोनों ही प्रेजेंट है। ठीक है, जब एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि कोई एलिमेंट जो कि कम प्रेजेंट था वो पहले ही खत्म हो गया, तो लेट्स अज्यूम इन दिस केस, लेट्स सपोज B गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। तो अगर B खत्म हो गया है तो अब A किससे रिएक्शन करेगा? A के साथ रिएक्शन करने वाला B तो पहले खत्म हो चुका है, तो दैट मीन्स अब ये रिएक्शन रुक गई है। ये रिएक्शन क्यों रुक गई है? क्योंकि B खत्म हो चुका है। अगर B और होता तो ये जो बचा हुआ A है ये उस B से रिएक्ट करके फर्दर रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाता। बट नाउ द पॉइंट इज, सिंस एक रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, तो उस रिएक्टेंट के खत्म होने की वजह से इस रिएक्शन ने फॉरवर्ड प्रोसीड करना बंद कर दिया। तो इस रिएक्शन के रुकने का रीजन कौन है? B। इस रिएक्शन के स्टॉप होने की वजह कौन है? B। तो B के खत्म होने की वजह से ही ये रिएक्शन रुकी है। तो जब तक B था तब तक ये रिएक्शन हो रही थी, जैसे ही B खत्म हुआ वैसे ही रिएक्शन रुक गई। तो कब तक प्रोडक्ट बना? जब तक B प्रेजेंट था, और जैसे ही B खत्म हुआ प्रोडक्ट का बनना भी बंद हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट कब तक बनेगा ये किसने डिसाइड किया? ऑब्वियसली B ने। A तो अभी भी प्रेजेंट है। A की अमाउंट मैंने काफ़ी ज़्यादा ली थी, B की अमाउंट मैंने थोड़ी सी ली थी। शुरू में दोनों प्रेजेंट थे तो रिएक्शन स्मूथली आगे चल रही थी, बट सिंस आपने B का अमाउंट काफ़ी कम लिया
तो बी पहले खत्म हो गया, और बी के खत्म होने की वजह से ए जितना उस बी से रिएक्ट कर सकता था उतना कर लिया उसने, बाकी का जो ए है वो बचा रह गया। तो जो चीज़ बची रह जाती है किसी भी सिस्टम में, मैं उसको एक्सेस रिएजेंट बोलता हूँ। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ए इज सर्विंग एज एक्सेस रिएजेंट, और जब तक रिएक्शन हो रही थी तब तक तो ठीक था, बट सडनली बी खत्म हो गया बिकॉज इसकी अमाउंट आपने काफ़ी कम ली थी। तो उस खत्म होने वाली चीज़ को मैं उसको वापस लिख देता हूँ यहाँ पे बी। तो जो चीज़ पहले खत्म हो जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन सिंपल सा है, द रिएजेंट which gets exhausted first in the reaction. The reagent which gets exhausted first in the reaction and due to which the reaction stops is called as the limiting reagent. ठीक है, limiting reagent का नाम the reagent which limits the reaction, नाम में ही सब कुछ explained है, self explanatory name है, the reagent which limits the reaction। एक ऐसा रिएजेंट जिसकी वजह से रिएक्शन खुद ही रुक गई है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। सिंपल शब्दों में, अगर मैंने रिएक्शन को स्टार्ट किया तो उस रिएक्शन को चलते 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 अगर वो रिएक्शन रुक गई तो उसके रुकने की जो वजह है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो अगर मल्टीपल रिएजेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो अगर ये 4-5 लोग इकट्ठे रिएक्ट करेंगे तो लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर इन 4-5 रिएक्टेंट में से कोई एक भी पहले गायब हो गया तो जो सबसे पहले गायब होगा उसकी वजह से ही रिएक्शन रुकेगी, तो उसको मैं लिमिटिंग रिएजेंट बोलूँगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग, फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई विच रिएजेंट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज रिएक्शन कब तक हो रही थी ये कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन कब रुकी ये कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट कितना बना ये कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बचा ये भी कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो एवरी डिसीजन दैट विल बी मेड इन द रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसलिए हमें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में which reagent is the limiting reagent, because एक बार मुझे अगर पता चल गया तो मैं उसके बेस पे यूनिटरी मेथड लगा के हर पॉसिबल क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि वी हैव टेकन 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वी हैव टेकन 10 moles of hydrogen also for the reaction to take place। या हम इस क्वेश्चन को एक चेंज करते हैं थोड़ा सा, लेट्स टेक 4 moles of nitrogen and 10 moles of hydrogen। ठीक है, सबसे पहला काम, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। अगर उसने क्वेश्चन में बैलेंस रिएक्शन दी हुई है बेस्ट है ये चीज़, पर अगर उसने नहीं दिया हुआ है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बैलेंस इट योरसेल्फ। तो सबसे पहले बैलेंस कर देते हैं, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स यू 2NH3। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया था। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 moles of nitrogen and 10 moles of hydrogen are taken in a container। ठीक है, इसको हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। एक कंटेनर है, उस कंटेनर में नाइट्रोजन के 4 moles लिए गए हैं और हाइड्रोजन के 10 moles लिए गए हैं, and these are undergoing a reaction to produce ammonia। So in a container 4 moles of nitrogen and 10 moles of hydrogen are taken together to react to produce ammonia। So now the question is, how many moles of ammonia can be produced? What is the maximum moles of ammonia which will be produced in the reaction? ठीक है, तो अमोनिया के मोल्स मुझे निकालने। सबसे पहली चीज तो मुझे ध्यान देनी है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो अगर मैं सिर्फ पहले एक बार नजर में देखता हूँ कि मेरा लॉजिक क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन जब हो रही होगी
तो जो अमाउंट में कम होगा वो सडनली खत्म हो जाएगा। तो जो कम प्रेजेंट है, जिसका अमाउंट कम है, वही जनरली लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो पहली बार में इसको देखते हैं, काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि सिंस हाइड्रोजन का अमाउंट तो ज़्यादा है 10 मोल्स, नाइट्रोजन का अमाउंट तो कम है 4 मोल्स, तो नाइट्रोजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। ये एक बहुत बड़ी गलती है। अब आपको ध्यान से सुनना है जो मैं आगे बोल रहा हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये नहीं है जो एब्सोल्यूट वैल्यू में कम है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है जो रिलेटिव वैल्यू में कम है। रिलेटिव वैल्यू का मतलब क्या है? अब हम ऐसा नहीं देखेंगे कि 10 और 4 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है 4 छोटा है, हम ऐसा नहीं देखेंगे। हम सिंपल से देखेंगे कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में नाइट्रोजन के कितने मोल्स की जरूरत थी। तो क्या नाइट्रोजन जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट है या जरूरत से कम प्रेजेंट है? तो जो चीज जरूरत से ज्यादा होगी उसको हम एक्सेस बोलेंगे, और जो चीज जरूरत से कम होगी हम उसको लिमिटिंग बोलेंगे। तो कम और ज्यादा हमें नहीं देखना है, हमें जरूरत से कम और जरूरत से ज्यादा देखना है। ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, कितनी जरूरत है दैट इज रिक्वायरमेंट, और कितनी अवेलेबिलिटी है। तो अगर अवेलेबिलिटी इज मोर देन रिक्वायरमेंट, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा चीज पड़ी हुई है, तो मतलब वो एक्सेस हो जाएगी, वो बच जाएगी। पर अगर जितनी जरूरत है उससे कम चीज पड़ी हुई है तो आपकी जरूरत कभी पूरी नहीं होगी और वो चीज पहले ही खत्म हो जाएगी। तो ये चीज हमें ध्यान से देखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हाउ डू वी डिसाइड कि किस चीज की कितनी रिक्वायरमेंट और कितनी अवेलेबिलिटी है? सो दिस 4 and 10, दिस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अ कंटेनर। दीज आर अवेलेबल मोल्स। ठीक है, बट जरूरत कैसे डिसाइड होगी? जरूरत इस बैलेंस्ड इक्वेशन से डिसाइड होगी, बिकॉज बैलेंस्ड इक्वेशन की जो कोफिशिएंट्स है 1, 3 and 2, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम ट्राई करते हैं इसको एक बार करके। सिंपल यूनिटरी मेथड लगेगा इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को पहले हम ध्यान से एक बार पढ़ते हैं। इस रिएक्शन को पढ़ने का तरीका क्या? हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया। इट्स अ गुड वे ऑफ सेइंग दिस रिएक्शन इन वर्ड्स। ठीक है, इसको बेटर बोलने का तरीका क्या है? 1 mole of nitrogen react completely with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. इसको बोलने का एक बेटर तरीका ही है। एक और बेटर तरीका, 1 mole of nitrogen require 3 moles of hydrogen for the complete reaction to take place to produce 2 moles of ammonia. मतलब नाइट्रोजन के 1 मोल को हाइड्रोजन के 3 मोल्स की जरूरत है, तो उसी प्रोपोर्शन में जरूरत रहने वाली है। तो अगर नाइट्रोजन के 1 मोल को हाइड्रोजन के 3 मोल की जरूरत है, तो नाइट्रोजन के 10 मोल को हाइड्रोजन के 30 मोल की जरूरत होगी। सो दिस रेशियो विच शुड ऑलवेज बी 1:3। ठीक है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। बट इस कंटेनर में आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कितने मोल्स लिए हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। तो मैं तो बस ये बोलूंगा कि नाइट्रोजन के 1 मोल के लिए अगर हाइड्रोजन के 3 मोल्स की जरूरत पड़ रही है, सो दैट मीन्स नाइट्रोजन के 4 मोल्स के लिए हाइड्रोजन के 12 मोल्स का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि नाइट्रोजन के 4 मोल्स का कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, तो आपको फिर हाइड्रोजन के 12 मोल्स चाहिए होंगे। बट आपके कंटेनर में हाइड्रोजन की कितने मोल्स अवेलेबल हैं? ओनली 10। तो जरूरत है 12 की, रिक्वायरमेंट है 12 मोल्स की, बट अवेलेबिलिटी है 12 से कम, दैट इज ओनली 10। तो जरूरत से कम प्रेजेंट है हाइड्रोजन, दैट मीन्स हाइड्रोजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में LR लिखूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, हम इसको उल्टा करके देखते हैं। अभी मैंने क्या कैलकुलेट किया कि नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, और फिर हमने क्या पाया कि हाइड्रोजन जितना पड़ा हुआ है वो जरूरत से कम है। तो जो चीज जरूरत से कम है वो लिमिटिंग है, तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन लिमिटिंग है। अगर हम इस लॉजिक को उल्टा लगाएं तो भी आंसर तो सेम ही आना चाहिए, दैट इज हाइड्रोजन का वैल्यू जरूरत से कम होना चाहिए, दैट मीन्स हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। इसको दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन के 3 मोल्स को अगर नाइट्रोजन के 1 मोल की जरूरत है,
तो दैट मीन्स हाइड्रोजन के 10 मोल्स को नाइट्रोजन के सिर्फ 10/3 मोल्स की जरूरत होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड। तो 3 के लिए 1 चाहिए, तो 10 के लिए 10/3 चाहिए। 10/3 का मतलब है 3.33। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि हाइड्रोजन के 3 मोल्स को नाइट्रोजन का 1 चाहिए था, तो हाइड्रोजन के 10 मोल्स को नाइट्रोजन का ओनली 10/3 दैट इज 3.33 चाहिए। तो चाहिए 3.33 और अवेलेबल है ज्यादा दैट इज 4। तो जितनी जरूरत थी नाइट्रोजन की दैट इज 3.33, उस जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो जो चीज जरूरत से ज्यादा होती है उसको हम एक्सेस बोलते हैं। तो अगर नाइट्रोजन एक्सेस रिएजेंट है तो मतलब नाइट्रोजन तो खत्म नहीं हो रहा है। तो अगर नाइट्रोजन खत्म नहीं हो रहा है तो कौन खत्म होगा फिर? हाइड्रोजन। तो दैट मींस इस मेथड से भी मुझे पता चल गया कि हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो नाउ द पॉइंट इज, ये लॉजिक लगा के इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू फाइंड विच रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो नाउ हमें ये पता चल गया कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, दैट इज हाइड्रोजन। अब जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो हाइड्रोजन के द्वारा लिए जाएंगे। हाइड्रोजन विल बी द डिसीजन मेकर। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अमोनिया कितना बना, जो कि मेरा पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से रिलेट करके देखते रहेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड? So this question will be answered by the decision maker and the decision maker is the limiting reagent. तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? अमोनिया। So let's start finding answers to these questions. क्वेश्चन था how many moles of ammonia will be formed? आंसर कौन देगा? हाइड्रोजन। So let's apply unitary method on hydrogen and ammonia. तो हाइड्रोजन और अमोनिया को देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है, that 3 moles of hydrogen are able to produce 2 moles of ammonia if sufficient nitrogen is present। तो मुझे नाइट्रोजन की तरफ से तो ये गारंटी है कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो नाइट्रोजन की कमी कभी मुझे नहीं होगी। तो नाइट्रोजन की टेंशन लिए बगैर हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन के 3 मोल्स है, अमोनिया के 2 मोल्स बन रहे हैं। तो हाइड्रोजन के 10 मोल्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है, उससे अमोनिया के 2/3 into 10 that is 20/3 moles of ammonia मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया? 20/3। क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन में हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन will remain in the container। मैंने अगर ये बोला कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो हमें समझ में आता है कि हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। नाउ अगर हाइड्रोजन खत्म हो गया तो कौन खत्म नहीं हो रहा? जो एक्सेस है दैट इज नाइट्रोजन। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर नाइट्रोजन खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब नाइट्रोजन कुछ बचा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स बचे हो। अब मैंने जैसे बोला कि एवरी डिसीजन विल बी मेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये डिसीजन भी कौन लेगा? हाइड्रोजन। तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में अभी एक यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। लॉजिक ये है दैट 3 moles of hydrogen require 1 mole of nitrogen for complete reaction to take place। हाइड्रोजन के 3 मोल्स को नाइट्रोजन का 1 चाहिए, तो हाइड्रोजन के 10 को नाइट्रोजन का 1/3 into 10 चाहिए, दैट इज 3.33 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। सो नाउ द पॉइंट इज कि जब तक हाइड्रोजन था तब तक रिएक्शन हो रही थी और तब तक नाइट्रोजन उस हाइड्रोजन से रिएक्ट कर करके प्रोडक्ट्स बना रहा था। बट जैसे ही हाइड्रोजन खत्म हुआ वैसे ही नाइट्रोजन का रिएक्शन भी रुक गया। तो जब तक हाइड्रोजन था तब तक जितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट हो गए उतने हो गए, उसके बाद जितने बच गए उतने बच गए। तो जब तक हाइड्रोजन था दैट वाज 10 मोल्स, तब तक नाइट्रोजन के 3.33 मोल्स रिएक्ट हो चुके थे आउट ऑफ 4।
तो जब तक हाइड्रोजन था तब तक नाइट्रोजन के 4 मोल्स में से 3.33 जा चुके थे। तो रिमेनिंग नाइट्रोजन कितना होगा? टोटल नाइट्रोजन माइनस वो वाला नाइट्रोजन जो कि ऑलरेडी रिएक्ट हो चुका है। सो दिस गिव्स यू 0.66 मोल्स। ठीक है, तो ये डिसीजन भी किसने लिया? हाइड्रोजन ने, बिकॉज हाइड्रोजन वाज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे अच्छी बात है, कोई भी रिएक्शन अगर आपको दी हो तो फर्स्ट चेक कि कहीं कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो सारे के सारे डिसीजंस वो ही लेगा। और फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप डायरेक्टली लिमिटिंग रिएजेंट से जाके पूछो कि लिमिटिंग रिएजेंट के पर्सपेक्टिव से आंसर क्या आना चाहिए, जो वो बोले वही सही आंसर है। तो पहला क्वेश्चन हमने किया कि जो अमोनिया बना वो कितना बना, तो इसका आंसर किसने दिया? लिमिटिंग रिएजेंट। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, जो नाइट्रोजन बचा वो कितना बचा, उसका आंसर भी हमें किसने दिया? लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मास ऑफ अमोनिया फॉर्म। ठीक है, इसको बुक्स में मोल मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ऐसे बहुत सारे नेम्स दिए जाते हैं। हमें बस इतना सा लॉजिक समझना है जो कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था, दैट 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स वॉल्यूम। बस इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है। और दूसरी चीज, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। अगर आपको इतना सा याद है तो फिर आपको कोई भी ऐसे रिलेशनशिप्स याद करने की जरूरत नहीं। एवरीथिंग विल फ्लो आउट ऑफ कॉमन सेंस। ठीक है, तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा होता, इस क्वेश्चन को मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ। द क्वेश्चन इज, इन अ कंटेनर वी हैव टेकन 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन along with 10 moles of hydrogen. For the reaction to take place, find the mass of ammonia formed once the reaction ends. तो इस केस में मुझसे मास पूछा गया। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले वही रिएक्शन लिखी, उस रिएक्शन को बैलेंस किया 1:3:2। पर एक चीज ध्यान में रखी कि ये जो 1:3:2 है ये मोल्स का रेशो है, ये मास का रेशो नहीं। मैं ये बोलता हूँ कि 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 1 gram of nitrogen reacts with 3 grams of hydrogen, ये गलत है। ठीक है, हम ग्राम्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज ग्राम्स डिपेंड अपॉन मोलर मासेस ऑफ ईच एलिमेंट। हम लोग तो बस किस चीज़ पे कमेंट कर सकते हैं? मोल्स के ऊपर। तो अगर उसने मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ अमोनिया दैट इज फॉर्म्ड, हम एक काम करते हैं, पहले मोल्स निकाल लेते हैं। और अभी तो मैंने मोल्स निकाले थे, ये क्वेश्चन था हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, तो उसका आंसर आया था 20/3। तो अगर उसने मुझसे मास पूछा है तो इसका आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा। मोल्स कितने निकलेंगे? 20/3। तो मास कितना होगा? 20/3 इंटू मोलर मास ऑफ अमोनिया दैट इज 17, सो दैट इज 340/3 ग्राम। ठीक है, तो अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा रहता तो इसका आंसर भी मैं इसी लॉजिक से देता हूँ। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मास ऑफ रिमेनिंग नाइट्रोजन। तो जितना नाइट्रोजन बच गया उसका मास कितना होगा। तो इसका भी लॉजिक बिल्कुल सिमिलर है कि मैंने अभी अभी ये निकाला था कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स बचेंगे। सो दैट वाज 0.66। तो मोल्स जो बचे थे 0.66। तो अगर आपसे मास पूछा जाए 0.66 इंटू नाइट्रोजन का मोलर मास है 28, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो सही आंसर। सो द पॉइंट इज कि क्वेश्चन तो वही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही दिया कि नाइट्रोजन कितने मोल्स लिए, हाइड्रोजन कितने मोल्स लिए और रिएक्शन हुई। तो इसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मास कितना हुआ, मोल्स कितना हुआ। हो सकता है वो ऐसा बोले कि नाइट्रोजन एक गैस है, ये अमोनिया एक गैस है, तो इस पूरी रिएक्शन से अमोनिया के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए।
ठीक है, उससे आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अमोनिया एट एसटीपी। ठीक है, तो अगर उसने वॉल्यूम पूछा होता मुझसे, यहाँ पे तो उसने मास पूछा, तो मैंने क्या किया, मैंने मोल्स को रिस्पेक्टिव मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल दिया। पर अगर मुझसे वॉल्यूम पूछता एसटीपी पे, तो हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा था कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल और रियल गैस के बीच के डिफरेंशिएशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी एक्वायर्स 22.4 लीटर्स। तो अगर 1 मोल इतना करता है तो 20/3 मोल्स कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो जितने भी मोल्स आ जाए उसको 22.4 से मल्टीप्लाई करके आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। सो द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक नाउ इज, आपको कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मास मास, मास मोल, मास वॉल्यूम, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस सिंपल सा एक काम कर सकते हो, आप सबके मोल्स के बारे में आइडिया ले सकते हो थ्रू दिस बैलेंस्ड रिएक्शन। कौन बना, कितना बना, कौन बचा, कितना बचा, सबके मोल्स आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद अगर मुझसे मास पूछा जाए तो मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा उन मोल्स को। अगर मुझसे वॉल्यूम एट एसटीपी पूछा जाए तो मैं मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये करके हम लिमिटिंग रिएजेंट के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम लोग थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। Let's start with the 5th question. This will be based now on both limiting reagents and POSC and balancing. Ultimately, stoichiometry is something which is basic common sense. तो balancing of a reaction हम 9th-10th में थोड़ा थोड़ा सीखते ही हैं, बस उसी के बेस पे हमने अब आज लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्ट किया। तो लिमिटिंग रिएजेंट का लॉजिक एक बार मैं आपको वापस बोल देता हूँ, उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन इस पे स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी one of the most critical topics. It's not difficult, but it's very important. Limiting reagent आपको अच्छे से आना ही चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं एक बार वापस से ब्रीफिंग दे देता हूँ। एक रिएक्शन में मल्टीपल रिएजेंट्स आपस में, मल्टीपल रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगर रिएक्शन चलते चलते बीच में कोई एक रिएक्टेंट पहले ही खत्म हो गया, तो उस रिएक्टेंट के खत्म होने की वजह से रिएक्शन एकदम रुक जाएगी। तो रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक सब रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, बट द मोमेंट वन रिएक्टेंट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड द रिएक्शन विल स्टॉप। एंड वंस द रिएक्शन स्टॉप्स, तो जो एक आदमी खत्म हुआ, एक रिएक्टेंट खत्म हुआ, बाकी तो अभी भी बचे हुए थे, तो वो सब एक्सेस रिएजेंट्स हो गए। और जब एक रिएक्टेंट खत्म हुआ तो प्रोडक्शन वहीं पे रुक गया। तो प्रोडक्शन के रुकते ही जितने प्रोडक्ट्स बनने थे वो बन गए, उसके बाद खत्म हो गए। तो प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, रिएक्टेंट्स में जो एक्सेस है वो कितने बचेंगे, वो सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट एग्जांपल। कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन which will be converted into its oxide by the action of 18 grams steam। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि आयरन का वेट बताना है जो कि ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसकी रिएक्शन 18 ग्राम स्टीम से होगी। इस क्वेश्चन में इक्वेशन भी दी हुई है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। Fe is iron, H2O is water, actually उसने steam बोला तो steam is water only। Fe plus H2O gives you Fe3O4 plus H2। ठीक है, तो ये रिएक्शन उसने दी है और क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा ही हुआ है। तो ध्यान से पहली चीज, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। पहला स्टेप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है कि हमें पहले बैलेंसिंग करनी है, बाकी चीजें बाद में। तो बैलेंसिंग करते हैं पहले ध्यान से। आयरन इधर 3 दिख रहा है, तो इधर भी 3 होने चाहिए, आयरन बैलेंस हो गए। उसके बाद मुझे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 दिख रहे हैं,
तो उन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। अब मुझे हाइड्रोजन यहाँ पे 8 दिख रहे हैं और यहाँ पे ओनली 2 दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। बिना बैलेंसिंग के हम क्वेश्चन स्टार्ट कर ही नहीं सकते। अब आगे बढ़ते, कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन। मुझे इस आयरन का वेट बताना है, which will be converted into its oxide by the action of 18 grams steam। तो मुझे वाटर का 18 ग्राम्स सॉरी, मुझे आयरन का वेट बताना है जो कि 18 ग्राम्स स्टीम से रिएक्ट करके Fe3O4 बनाएगा। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। With 4 moles of water you require 3 moles of iron। ठीक है, मोल्स की बात हो रही है, ग्राम्स की बात अभी नहीं हो रही है। इसको ग्राम्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 mole of water is 18 grams, 1 mole of steam is 18 grams, so 4 moles is 4 into 18। So 4 into 18 grams of water react with 3 into 56 grams of iron। So 18 grams will react with how much? तो सिंपल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया, 4 into 18 grams of water react with 3 into 56 grams of iron। So 18 grams of water will react with 3 into 56 by 4 grams of Fe। So this gives me 4 से अगर मैं 56 को डिवाइड कर दूं, 4 1 and 14, 14 4 is 56। So ultimately the answer comes 14 into 3, that is 42 grams। तो एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अल्टीमेटली बस सिंपल लॉजिक ये था कि स्टेप 1 के बगैर आप स्टेप 2 पे नहीं जा सकते हो। स्टेप 1 क्या है? बैलेंसिंग। तो कोई भी क्वेश्चन दे आपको बैलेंसिंग करना तो जरूरी है। तो हमने क्या किया, पहले बैलेंसिंग किया, फिर उसने क्वेश्चन में जो जो बोला था हमने वो किया, और हमने 2 लोगों पे यूनिटरी मेथड लगाया, वाटर दैट इज स्टीम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, स्टीम एंड आयरन। तो हमने देखा कि अगर इतने ग्राम के लिए इतने ग्राम Fe चाहिए तो 18 ग्राम वाटर के लिए कितना Fe चाहिए, तो बस वही क्वेश्चन था। तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट the weight of lime। Calculate the weight of lime। lime कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, ये एक नया इंफॉर्मेशन है जो आपको अब से याद रखना है। lime is calcium oxide। Calculate the weight of lime obtained by heating obtained by heating 200 kgs of 90% प्योर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक नॉलेज है जो अब आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, बट अब आपको ये ध्यान रखना है कि लाइम का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट। और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मुझे लाइम का कितना वेट मिलेगा, मुझे कितना लाइम मिलेगा इन ग्राम्स और इन केजीज, आप कोई भी यूनिट यूज करिए। अगर मैं लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का 200 केजीज लेता हूँ, और ये लाइमस्टोन भी 100% प्योर नहीं है, यानी 90% प्योर है, तो एक चीज अपने को समझ में आती है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिया, पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, ये ऑलरेडी बैलेंस हो गई। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे CO2 तो गैसियस फॉर्म में होता है तो वो निकल जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट खुद भी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन जाएगा, और CO2 सिस्टम अगर खुला होगा, ओपन सिस्टम होगा तो चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि लाइमस्टोन के अगर मैंने 200 केजीज ली है जो कि 90% प्योर है, मतलब मैं बाजार से 200 किलो लाइमस्टोन उठा के लेके आया इन द एजम्पशन कि ये पूरा का पूरा जो 200 किलो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, बट शायद
इसमें 90% ही कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी का 10% कुछ इम्प्योरिटी है, मिट्टी हो सकती है, एक ऐसी चीज जो मुझे लगा कि कैल्शियम कार्बोनेट है बट वो एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, तो एडल्टरेशन है। तो 200 किलो में 90% ही काम का, बाकी का 10% तो वेस्ट। तो जो भी काम की चीज है वो हमें कैल्शियम ऑक्साइड देगी। तो अब इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है, जहाँ भी परसेंटेजेस वगैरह आ जाए, कॉमन सेंस लगानी है। मैं बाजार से 200 kgs लेके आया, बट बाद में मुझे पता चला कि ये तो सिर्फ 90% प्योर है। तो जो मैं 200 किलो लेके आया हूँ, इस 200 किलो का अगर मैं 90% करूँ तो दिस बिकम्स 180 kgs। तो मतलब मैं कहने के लिए तो 200 किलो लेके आया, पर उस 200 किलो में से काम का तो 180 kg है, बाकी का जो 20 किलो है वो बेकार है। ठीक है, तो मेरा जो प्रॉपर लाइमस्टोन है वो 180 kgs है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि उस कैल्शियम कार्बोनेट में से मुझे कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो इस लॉजिक को देखते हैं। पहले मोल्स में बैलेंसिंग 1:1 का है, दैट मींस 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स यू 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मासेस में अगर देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट है, कैल्शियम इज 40, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 into 348, सो दैट गिव्स मी 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट है 100। अगर आप 1 मोल की बात करो तो 100 ग्राम्स, और कैल्शियम ऑक्साइड हो गया 40 + 16 दैट इज 56। ठीक है, तो अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं। अगर मेरे पास 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो उससे मुझे कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है 56 ग्राम्स। तो अगर मेरे पास 180 kgs होगा कैल्शियम कार्बोनेट का जो कि प्योर है, तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा 56/100 इंटू 180 kgs। सो अल्टीमेटली जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी आंसर आएगा वो kgs में सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। इसमें जिसको नॉलेज नहीं होगी कि कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम बोलते हैं और लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ये रिएक्शन काफ़ी कॉमन रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसको अब से आपको याद रख लेना। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो लाइम बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैसियस फेज में निकलता है। तो अगर आपने कंटेनर क्लोज लिया हुआ है तो CO2 प्रेशर बढ़ाता रहेगा, और अगर आपने ओपन कंटेनर लिया हुआ है तो CO2 ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, तो 1:1 का बैलेंसिंग, 100 grams of calcium carbonate produce only 56 grams of calcium oxide because the rest 44 grams of CO2 वो तो बाहर चलेंगे, पर अल्टीमेटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो तो वैलिड है ही। तो अगर रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे 100 ग्राम्स है तो रिएक्शन के राइट में भी टोटल 100 ही होना चाहिए, तो 56 + 44 इज 100। ठीक है, और CO2 का मोलर मास 44 ही होता है। तो 100 ग्राम से अगर 56 बन रहा है तो 180 kg से कितना बनेगा। दिस वाज सिंपल यूनिटरी मेथड, तो ये भी हमने कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 6। x plus y gives x3y4, ये एक रिएक्शन दी हुई है। Now the above reaction is carried out. This reaction is carried out by taking, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक रिएक्शन है x plus y gives x3y4, इसको आप बैलेंस खुद कर लो। दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने कैसे किया, हमने कंटेनर में 6 मोल्स ईच ऑफ x एंड y ले लिया। हमने कंटेनर लिया, उसमें x एंड y के 6 मोल्स ले लिए और इस रिएक्शन को स्टार्ट करवा दिया। देन 4 ऑप्शंस दिए हुए। देन ऑप्शन ए, x इज लिमिटिंग रिएजेंट। Option B, 1.5 moles of X3Y4 are formed. Option C, 1.5 moles of excess reagent। ये 4 ऑप्शंस
मुझे दिए हुए हैं, इन चारों में से मुझे टिक करना है कि कौन कौन से सही है, और ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही सही हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाला है, मतलब मुझे सारे ऑप्शंस को चेक करके देखना है कि कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। एंड फाइनली 75% ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्ट, ये चार ऑप्शन हैं, तो इसके सॉल्यूशंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है कौन कौन सा गलत है। सबसे पहला काम किसी भी रिएक्शन में, जो मैंने बहुत बार बोल दिया है, वापस बोल रहा हूँ, बैलेंसिंग। तो इसकी बैलेंसिंग करते हैं सबसे पहले। तो राइट हैंड साइड पे जितने मोल्स जितने एटम्स एक्स के होने चाहिए उतने लेफ्ट हैंड साइड पे भी होने चाहिए। तो उधर अगर 3 दिख रहे हैं तो इसको 3 लगाया, उधर वाई के अगर 4 दिख रहे हैं तो वाई दिखाया, तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। क्वेश्चन में तो मुझे दोनों के 6 मोल्स दे दिए, दिस इज अवेलेबिलिटी, क्योंकि उसने बोला रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 6 मोल्स ईच ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि इन दोनों में से लिमिटिंग कौन है। ध्यान देने वाली बात है कि 3 मोल्स ऑफ एक्स के लिए 4 मोल्स ऑफ वाई चाहिए, तो अगर इसके 3 के लिए उसके 4 चाहिए, तो इसके 6 के लिए उसके 8 चाहिए। If 3 moles of x require 4 mole of y, so 6 moles of x will require 8 mole of y. तो इसके तो 6 है, तो 6 moles of x will require 8 moles of y. तो y की रिक्वायरमेंट है 8 की रिक्वायरमेंट, बट अवेलेबिलिटी है सिर्फ 6 की। तो y एक ऐसी चीज है जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, तो ज़रूरत से जो चीज़ कम है वो ही तो लिमिटिंग रिएजेंट है। मुझे ये पता चल गया कि हमारा जो y है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो पहला ऑप्शन है x इज लिमिटिंग रिएजेंट वो गलत हो गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, लेट्स सी और कौन कौन सा गलत है कौन सही है। y लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जितने भी क्वेश्चंस का आंसर मुझसे पूछा गया वो सारे के सारे आंसर्स मैं किससे पूछूंगा आगे, वो मुझे कौन बताएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज y। नाउ लेट्स चेक। उसने बोला 1.5 मोल्स ऑफ x3y4 आर फाउंड, तो मैं चेक करके देखता हूँ कि x3y4 के दैट इज आवर प्रोडक्ट उसके कितने मोल्स बने। तो पहली बात तो डिसीजन लेगा y, तो y के ऊपर हम लोग यूनिटरी मेथड लगाना शुरू कर दें। अगर मैं बैलेंसिंग देखूँ, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 4, तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि 4 मोल्स ऑफ y प्रोड्यूस ओनली 1 मोल ऑफ x3y4, so 6 moles of y which is present in the question, given in the question। तो अगर 4 से 1 बनता है तो 6 से बनेगा 1/4 into 6, that is 1.5, so that means option B is correct। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले ये कौन डिसाइड करेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। तो हमने कैलकुलेशंस करके देखा दैट y इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो y को ध्यान में रखते हुए हमने चेक किया कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो प्रोडक्ट बन गया 1.5 मोल्स, तो ऑप्शन बी was found to be correct। Now let's see option C, 1.5 moles of excess reagent are remaining। excess reagent, अब अगर y खत्म हो गया तो x तो बचेगा, तो अब उसने बोला कि x 1.5 मोल्स बचे। Now let's see कितने मोल्स बचे। इस पे लॉजिक क्या लगेगा, if 4 moles of y, इस यूनिटरी मेथड को मैं उल्टा करने वाला हूँ, if 4 moles of y react completely with 3 moles of x, so 6 moles of y will react completely with 3/4 into 6। 4 मोल्स y के इसके साथ कौन रिएक्ट करता है, 3 मोल्स x के। तो अगर 6 मोल्स y के हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके साथ x के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, 3/4 into 6, so that gives me 9/2, that is 4.5। तो मतलब x के कितने मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे, 4.5, पर टोटल कितने दिए हुए हैं, 6। तो 6 में से अगर 4.5 रिएक्ट कर गए तो बचे कितने, 1.5, तो वही तो क्वेश्चन में दिया, तो मतलब सी भी करेक्ट है, 1.5 मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो ये मल्टीपल आंसर्स हमारे सही हो रहे। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, फाइनल ऑप्शन, 75% ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड। हमें ये दिख रहा है कि x इज एक्सेस, x के टोटल 6 मोल्स हमारे पास थे,
6 में से 4.5 रिएक्ट हो गए, मतलब 1.5 बचे। तो 6 में से 1.5 मतलब 1/4। 6/4 इज कॉल्ड एज 1.5। तो 1.5 बचे मतलब 1/4 बच गया, तो 3/4 चला गया। तो 6 का 3/4 मतलब 75%। तो 75% एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड। एक्सेस रिएजेंट का मतलब x। तो x 6 में से 4.5 मोल्स चला गया। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो परसेंटेज विल बी 4.5/6 into 100, so that is 75%. So the answer D is also correct. तो इस क्वेश्चन में पहले ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शंस करेक्ट थे। तो हमने पहले क्या देखा, सबसे पहले तो हमने बैलेंसिंग किया, फिर हमने देखा कि वाई इज द लिमिटिंग रिएजेंट, फिर जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब का आंसर हमें किसने दिया, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और क्वेश्चंस हम आगे ट्राई करते हैं। Now let's do another problem. Question number 8. A gaseous alkane is exploded with oxygen. ये जो लिखा हुआ है एक्सप्लोडेड, इसका मतलब है कि सिंपल हमने रिएक्शन किया, एक गैसियस एल्केन है, उसका रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से किया, तो उसका कंबस्टन रिएक्शन की बात हो रही है। तो उसके कंबस्टन रिएक्शन की बात हो रही है। द वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबस्टन to CO2 formed is in the ratio 7:4। तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि पहले रिएक्शन हुआ, एक गैसियस एल्केन है, उसके ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, जब रिएक्शन में ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो CO2 का प्रोडक्शन हुआ, तो ऑक्सीजन के जितने मोल्स रिक्वायर्ड थे, द वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबस्टन रिक्वायर्ड, एंड CO2 का जो भी वॉल्यूम बना, उन दोनों का जो रेशियो है वो 7:4 में आ रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन इज डिड्यूस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो एल्केन है, तो एक रैंडम एल्केन है, हमने थोड़ी देर पहले एक बैलेंसिंग किया था CXHY, हमने ये वाला कंपाउंड लेके बैलेंसिंग किया था, बट सिंस उसने पहले ही बोला कि एल्केन है, तो मैं अब क्या करूंगा, CnH2n+2। ठीक है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, नाउ n के टर्म्स में बाकी सबको बैलेंस करते हैं। तो अगर कार्बन की वैल्यू n है तो यहाँ पे भी n आएगा। अब हाइड्रोजन 2n+2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन H2O है, तो यहाँ पे H2O के सामने मैं n+1 लिख सकता हूँ, बिकॉज n+1 into 2 will give you 2n+2, तो 2n+2 यहाँ भी। और फाइनली ऑक्सीजन के सामने मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन है 2n plus n+1, so this gives me 3n+1, और यहाँ पे अगर मैंने P लिखा, so that means 2P is equal to 3n+1, so P is equal to 3n+1 by। तो ऑक्सीजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है 3n+1/2, ऑक्सीजन का है n, और अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/4 का रेशो, तो ऑक्सीजन अपॉन CO2 का जो रेशो 7/4 दिया हुआ है उसको हम लोग यूज करते हैं। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 3n+1/4/2 डिवाइडेड बाय CO2 का जो कोफिशिएंट है दैट इज n। तो 7/4 इज 3n+1/2/n। तो इसको अब सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली।
3n plus 1 upon 2n, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल गिव यू 14n is 12n plus 4, 12n इधर गया तो 2n is equal to 4, so n is equal to 2. तो n की वैल्यू आ गई, इस n की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया तो C2 H6, तो ये हमारा आंसर हो गया इस सॉल्यूशन के लिए. सो द आंसर इज कि अगर उसका 7/4 रेशो आ रहा है तो ये है C2H6. इसी तरीके के और क्वेश्चंस करते हैं. लेट्स डू 9th प्रॉब्लम. Ten moles of SO2 and 15 moles of O2 were allowed to react and 8 moles of SO3 were produced. SO3 were produced. अभी क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट ये, हमने SO2 की रिएक्शन O2 से करवाई, ठीक है. ऑब्वियसली ये रिएक्शन ध्यान में देने वाली बात है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. SO2 और O2 की रिएक्शन SO3 बनती है, एक सुटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही होता है. नॉर्मली इन दोनों रिएक्ट नहीं करते. तो SO2 और O2 की रिएक्शन हमने कैसे भी करवाई, हमने SO3 बनाया और हमने देखा कि SO3 के 8 मोल्स बन गए, ठीक है. अब उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द रिमेनिंग मोल्स, फाइंड रिमेनिंग मोल्स ऑफ SO2 एंड O2. तो अगर मैंने SO2 के 10 मोल्स लिए और O2 के 15 मोल्स लिए और दोनों की रिएक्शन से जो SO3 बना वो 8 ही मोल्स बचा, तो SO2 एंड O2 जो हमने शुरू में रिएक्टेंट्स लिए थे उन दोनों के रिमेनिंग मोल्स कितने कितने बचे. तो ये क्वेश्चन है, इसके लिए हम आंसर लिखना शुरू करते हैं. सॉल्यूशन, सबसे पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं. SO2 प्लस O2 गिव्स यू SO3. बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं. सल्फर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर टोटल 3 है. तो मैं काम करता हूँ SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू SO3. ठीक है. अब जो क्वेश्चन में गिवन है SO2 के मैंने 10 मोल्स लिए और O2 के मैंने 15 मोल्स लिए और फाइनली मुझे SO3 के 8 मोल्स लिए. तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ. इनिशियली रिएक्शन में 10 मोल्स इसके थे, 15 मोल्स इसके थे. फाइनली क्या हुआ, SO3 के 8 मोल्स बन गए. ठीक है. तो मुझे देखना है कि SO2 और O2 के कितने कितने बचे. तो एक तो मुझे चीजें समझ में आती है क्वेश्चन के पूछने के तरीके से कि SO2 और O2 में से दोनों में से कोई भी कंप्लीटली रिएक्ट नहीं. ये हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में दिखेगा. देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज इक्विलिब्रियम, कि जरूरी नहीं है कि जब रिएक्शन खत्म हो गई है तो कोई ना कोई रिएक्टेंट खत्म हो जाए. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्रेजेंट और फिर भी रिएक्शन ओवरऑल एंड हो जाए, मतलब रिएक्शन में आपको कोई भी चेंज होता हुआ ना दिखे. तो उसको इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिलहाल इसके 10 मोल्स हैं, इसके 15 मोल्स हैं और फाइनली उसके 8 मोल्स बन गए. हम एक काम करते हैं, इस 8 को बाद में यूज करेंगे हम लोग. फिलहाल हम सिंपली देखते हैं कि इनकी बैलेंस्ड रिएक्शंस के हिसाब से कि अगर इसके 10 मोल्स हैं तो इसमें से कितने रिएक्ट करेंगे और O2 में से कितने रिएक्ट करेंगे. अभी पहले बैलेंस्ड रिएक्शन को 1:1/2:1 का रेशियो है. इसका मतलब ये है कि अगर SO2 का 1 मोल रिएक्ट होगा तो O2 का आधा ही मोल रिएक्ट होगा और SO3 का 1 मोल बनेगा. तो लेट्स सपोज SO2 के x मोल्स रिएक्ट हो गए तो 10 में से x चले गए. ठीक है. अगर SO2 के x मोल्स गए तो O2 के तो x/2 ही जाएंगे, तो इसके 15 माइनस x/2 हो जाएंगे. इसका x गया, इसके x/2 गए, उसका x बना, तो उसके x की वैल्यू वो x हो जाएगी. और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि SO3 के कितने मोल्स बने, 8 मोल्स. दैट मीन्स डायरेक्टली मुझे पता चल गया कि इस x की वैल्यू कितनी है, 8. तो x अगर 8 है तो रिमेनिंग SO2
will be equal to 10 minus x, that is 10 minus 8, that is 2 moles. And remaining O2 will be 15 minus x by 2, that is 15 minus 8 by 2, that is 15 minus 4, that is 8. तो हमें सिंपली पता चल गया कि SO2 2 मोल्स बच गया, O2 के 11 मोल्स बच गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट किया जा सकता था, वो ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि SO2 के कितने मोल्स बचे, वो ये पूछ लेता कि SO2 का कितना मास बचा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले मोल्स ही निकालते। आपसे कुछ भी पूछा जाए आप डायरेक्टली पहले मोल्स निकाल के फिर उस मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो SO2 का मोलर मास होता है 32 + 32, दैट इज 64। तो अगर पूछा जाता कि SO2 का कितना मास बचेगा तो दैट विल बी 2 × 64। O2 के लिए पूछता तो 11 × 32। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस इसी एक क्वेश्चन में डिस्कस और कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एग्जांपल। Next is, if 0.5 moles of BaCl2 is mixed with 0.2 moles of Na3PO4 is mixed with 0.2 moles of Na3PO4, then the maximum amount of barium phosphate maximum amount of barium phosphate that can be formed is how much। ये क्वेश्चन है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम फॉस्फेट से हो रही है और बेरियम फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा गया कि कितने मोल्स बेरियम फॉस्फेट के बन सकते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन की पूछा गया बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल्स बन सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि रिएक्शन कितनी देर चलेगी। अगर रिएक्शन ही रुक गई तो जितना बेरियम फॉस्फेट उस टाइम तक बन गया था उससे रुकने से पहले तब तक बनता रहेगा। द मोमेंट रिएक्शन स्टॉप्स, उसी मोमेंट पे जितना भी प्रोडक्ट बन चुका होगा उतना बन जाएगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कब स्टॉप करेगी? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब बेरियम क्लोराइड और Na3PO4 है, दोनों जो रिएक्ट कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट है। पर वो जानने के लिए मुझे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है। अगर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं दी होती तो आपको खुद से ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। पर डरने वाली कोई बात नहीं है, सिंस दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ 11th। हम लोग 11th और 12th में बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो 2 साल के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल क्वेश्चन में सिंस ये रिएक्शन दी हुई है तो हम क्वेश्चन के हिसाब से रिएक्शन को लिखते हैं, बैलेंस करते हैं एंड देन आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो रिएक्शन है वो है बेरियम क्लोराइड plus Na3PO4 gives Ba3PO4 whole twice plus NaCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमें दी हुई है, इसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पहली बात ये समझ लेते हैं कि बेरियम क्लोराइड और Na3PO4 की रिएक्शन नहीं, बेरियम तो फॉस्फेट के साथ अटैच हो गया और यहाँ पे क्लोरीन सोडियम के साथ अटैच हो गया। ठीक है, तो बेरियम का यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया। ठीक है, नाउ फॉस्फेट का यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया। अब सोडियम के यहाँ पे हो गया 6 और क्लोरीन के भी हो गया यहाँ पे 6, तो हमने यहाँ पे 6। तो ये हिट एंड ट्रायल ही था, तो हमने बेरियम से स्टार्ट किया बिकॉज बेरियम मुझे एक जगह दिख रहा है, फिर फॉस्फेट और फिर अपने आप NaCl बैलेंस हो गया। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 3 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ Na3PO4, बट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इसके 0.5 और उसके 0.2, ये हमें क्वेश्चन में दिए हुए मोल्स। तो पहले इन मोल्स को देख के हम लोग ये जज करते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। नाउ लेट्स सी, Na3PO4, अगर 2 moles of Na3PO4 require 3 moles of BaCl2, so 0.2 moles will require 0.3, with 2/10 तो उधर 3/10। तो बेरियम क्लोराइड का रिक्वायरमेंट होना चाहिए 0.3, बट अवेलेबिलिटी है 0.5,
तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेजेंट है बेरियम क्लोराइड, तो मतलब वो एक्सेस है। तो अगर बेरियम क्लोराइड एक्सेस है तो वो तो ख़त्म नहीं होगा, तो उसके साथ वाला ख़त्म होगा, दैट इज़ Na3PO4। तो मैं इसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलूँगा। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, Na3PO4। अब हमारा क्वेश्चन है कि बेरियम फॉस्फेट कितना बन सकता है। तो कोई भी डिसीजन कौन लेगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसीजन लेगा। तो अब हम Na3PO4 से पूछते हैं कि कितना बेरियम फॉस्फेट बन सकता है। सो नाउ 2 moles of Na3PO4 मेक 1 mole of बेरियम फॉस्फेट। तो अगर इसके 2 मोल से उसका 1 बनता है, तो इसके 0.2 से उसका 0.1 ही बनेगा, इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकता। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर बनाना है आपको तो Na3PO4 की अमाउंट आपको ज़्यादा लानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही 1.1 मोल बेरियम फॉस्फेट बनेगा वैसे ही सारा का सारा Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म हुआ रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आप इस रिएक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो, इनफैक्ट अगर आप किसी भी रिएक्शन को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट और डालना पड़ेगा, बिकॉज वही एक ऐसी चीज़ है जो पहले खत्म हो गई है और उसके खत्म होने की वजह से ही रिएक्शन रुक गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट इन मोल्स ऑब्वियसली, सो 0.1 मोल्स ऑफ बेरियम phosphate can be formed in this particular reaction। ठीक है,